प्यारे विद्यार्थियों, आपको बोर्ड पर एक शीर्षक दिख रहा है जो बड़ा अजीबोगरीब सा है। डिजिटल की दुनिया में, ऑनलाइन शिक्षा की दुनिया में प्रोफेसर निरंजन कुमार सर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने दैनिक जागरण में अभी कुछ दिन पहले एक अपना कॉलम संपादकीय में लिखा था। कॉलम का शीर्षक तो बड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन यह शीर्षक हमें बहुत कुछ सिखाता है। थोड़ी सी परिचर्चा हम इस पर करेंगे आपसे, पुनः अपने विषय पर लौट आएंगे। मामा नहीं तो काना मामा ही सही। मामा कहा जाता है, मामा बहुत प्यारा होता है। किसी पार्टी सापेक्ष के अंतर्गत न बात करते हुए अगर मैं आपसे कहूं, शिवराज सिंह चौहान जी मामा के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में विख्यात हैं। लेकिन यह मामा नाम उनका कैसे पड़ा? लोकप्रियता के कारण, क्योंकि भांजे के लिए सबसे लोकप्रिय मामा होता है, सबसे प्रिय होता है मामा। तो मामा नहीं, अगर मामा नहीं है तो काना मामा से हमें संतोष कर लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। केवल इतना ही कहना इस शीर्षक का अर्थ है और इतना ही निरंजन सर आपसे कहना चाहते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले इस शीर्षक को पढ़ा तो मुझे बहुत प्रभावित किया यह शीर्षक, और इसको चूंकि मैं जुड़ा भी हूँ निरंजन सर से, तो मैंने इनकी इस विचारधारा को, इनके इस बिंदु को, दैनिक जागरण के उस संपादकीय को मैंने नोट डाउन किया इनके पेज पर जाकर, और मुझे ना जाने क्यों लगा कि आप तक इस बिंदु तक अवश्य ही बता देना चाहिए। कुछ बिंदुओं को मैं पढ़कर आपके सामने बोर्ड पर, क्योंकि यह चल रहा है, कुछ बिंदुओं को पढ़कर मैं आपको इसके कुछ विशेष बातों को आप तक अवगत करा देना चाहता हूं। कोविड-19 महामारी के दौरान एहतियात के साथ ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर विकल्प नजर आ रहा है। पहली पंक्ति में ये लिखते हैं, कहते हैं कि कोविड-19 महामारी जिस तरह से चल रही है, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, समूह में खड़े नहीं हो सकते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे से आमने सामने यानी कि प्रत्यक्ष रूप से रख नहीं सकते हैं। तो ऑनलाइन आज का सबसे बेहतर विकल्प है। आपको तो लग रहा होगा कि हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं, मैं नहीं अपना प्रमोशन कर रहा हूं, ये प्रोफेसर निरंजन सर हैं जो आज की विसंगतियों को, संगतियों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी इतने नकारात्मक बिंदु आप आगे देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के कि आप सोचेंगे कि मुझसे पढ़ना ही नहीं आपको, या ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं है। लेकिन पुनः मूल शीर्षक पर आप पहुंच जाइए, काना मामा ही सही। आप सोचेंगे कि मैं क्यों अपनी बुराई कर रहा हूं और पहली ही पंक्ति में क्यों ऑनलाइन एजुकेशन पर विस्तृत प्रकाश डाल रहा हूं। ये सारे बिंदु आपको आगे मिल जाएंगे। अगले बिंदु में लिखते हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठे हैं। किस पर? ऑनलाइन एजुकेशन पर। ऑनलाइन एजुकेशन पर तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। कहते हैं कि हम आपको शिक्षा तो दे सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम आपको विषय को विषयी बना सकते हैं, विषय को पढ़ा सकते हैं, विषय को बता सकते हैं, लेकिन विषयेतर बातों को हम आपको कभी नहीं बता सकते हैं, जिसको विद्यालय को, परिवार को एक संस्कारशाला के रूप में भी जाना जाता था। आगे आगे क्या लिखते हैं निरंजन सर, जो कि बहुत ही मजेदार है। दरअसल भारतीय चिंतन परंपरा में शिक्षा के 3 उद्देश्य तय किए गए हैं। कौन कौन से? इन पर आप भी डालिए प्रकाश। व्यक्तित्व चरित्र निर्माण। इस विषयी कक्षा में, विषय मतलब ऑनलाइन में, जहां हम आपको सीधे अपने टॉपिक पर ले चलते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं, वहां चरित्र निर्माण की कोई संभावना नहीं होती है। आप किसी भी तरीके से अपने घर में बैठकर, सोकर, उठकर, खाना खाते हुए, आप लेटे हुए, आप हमसे पढ़ रहे होते हैं, तो वहां चरित्र और संस्कार की कोई संभावना नहीं रह जाती है। तो वही अगले बिंदु में कहते हैं, व्यक्तित्व चरित्र निर्माण नहीं हो ऑनलाइन एजुकेशन से। दूसरे बिंदु पर पहुंचे, समाज कल्याण।
समाज कल्याण की भी कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी बात करते हैं। आप विद्यालय तक पहुंचते हैं, अपने परिवेश में पहुंचते हैं, परिवेश में आप विभिन्न घरों से, आप कभी ऊंचे तबके से होते हैं, कभी नीचे तबके से। खैर, निचला कहना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पर, यानी कि अमीर और गरीब, बस इतना ही कहना उद्देश्य है हमारा। एक संभाव आता है, आप विद्यालय में एक साथ बैठते हैं, एक ड्रेस कोड में रहते हैं, एक ही बातों को करते हैं, आप एक विषय पढ़ते हैं, आप एक सहपाठी का साधर्म आपके साथ निर्माण हो जाता है, तो समाज कल्याण आपका कभी ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हो पाता है। और तीसरा बिंदु है ज्ञान का विकास, जो कि 100% आपके साथ हो पाता है। ज्ञान का विकास आप ऑनलाइन एजुकेशन से पूरी तरह ले सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में ज्ञान का विकास पूरा होता है, लेकिन पिछले दोनों बिंदुओं को हम कतई नहीं कह सकते हैं कि ये आपके साथ विकसित होते हैं, नहीं होते हैं। आगे, ये लक्ष्य ऑनलाइन शिक्षा में एक सीमा तक हासिल हो पाते हैं। परंपरागत कक्षीय शिक्षा में ज्ञान देने के साथ साथ व्यक्तित्व चरित्र निर्माण की भी प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहती है, जो मैं अभी आपसे विस्तृत चर्चा कर रहा था कि व्यक्तित्व निर्माण, जिसको आप कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, कोट पैंट टाई वाले और अच्छे बालों को संवार कर रखने वाले को आप अच्छी पर्सनालिटी जो कहते हैं, वह किसी परिस्थिति में पर्सनालिटी के परिभाषा को नहीं व्यक्त करता है। पर्सनालिटी वह होता है जो अपने अंदर से कैसा है, जो अंदर से कैसा दिखता है, इस बिंदु को हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो कहते हैं जो पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वह केवल और केवल सजीव कक्षा में यानी प्रत्यक्ष कक्षा में हो सकता है, परोक्ष कक्षा में कभी भी व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो सकता है। अगले बिंदु पर बात करते हैं, कक्षीय परिवेश में सहयोग। कक्षीय परिवेश से तात्पर्य है कि कक्षा में, जब हम अपनी कक्षा में होते हैं तो एक दूसरे का सहयोग होता है, हम अपने सहपाठियों के सहयोग में लगे रहते हैं, वह सहपाठी मेरे सहयोग में लगा रहता है। सहपाठियों का सहयोग, साझेदारी, हम कभी आपको अपनी पेन दे देते हैं, कलम दे देते हैं, कभी आपसे पुस्तिका ले लेते हैं, कभी मेरे बटुए में नहीं पैसा होता है, हम आपसे ले लेते हैं, कभी आपके बटुए में नहीं होता है, मैं दे देता हूँ, कभी आप हमें एक चाय पिलाते हैं, कभी मैं आपको एक चाय पिलाता हूँ, यह साझेदारी है। तो कक्षीय वातावरण में ही यह संभव है, ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं संभव है, क्योंकि आप अपने घर में बैठे होते हैं, हम अपने घर में बैठे होते हैं, सब एकदम एकालाप की प्रक्रिया हो जाती है। यह साझेदारी की प्रक्रिया कहीं से नहीं होती। सामूहिकता समूह में चूंकि होते नहीं है, इसलिए सामूहिकता का विकास कभी हो नहीं सकता। सह अस्तित्व एवं सहिष्णुता का भाव छात्रों में विकसित होता है। सह अस्तित्व, यह एक शब्द आता है, सह अस्तित्व को अभी मैं इसको समाप्त करके सह अस्तित्व शब्द पर विस्तृत चर्चा करूंगा, क्योंकि आपके लिए यह बहुत उपयोगी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे, अभी सह अस्तित्व यहाँ अभी हम चर्चा करेंगे तो सह अस्तित्व पर रुक जाएंगे, इसलिए मैं इस बिंदु को याद रखता हूँ, नोट डाउन करता हूँ, और अभी आपको इस बिंदु पर चर्चा करने के बाद सह अस्तित्व पर विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सह अस्तित्व एवं सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है? दया भाव। ये केवल छात्रों में ऑनलाइन कक्षा में नहीं विकसित हो सकता है, यह सभी हम जब एक साथ बैठते हैं, एक साथ साझेदारी की कक्षा चलती है, जिसको हम प्रत्यक्ष कक्षा या अंग्रेजी में कहें ऑफलाइन कक्षा या कक्षीय वातावरण में ही ये चीजें निर्मित हो पाती हैं, वरना नहीं हो पाती हैं। विभिन्न सामूहिक शिक्षणेतर क्रियाकलाप संतुलित व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को और भी बढ़ाते हैं। जो भी हमारे वातावरण में कार्य होते हैं, कक्षा में जो भी चीजें होती हैं, वह हमारे व्यक्तित्व को और विकास करते हैं। ऑनलाइन पद्धति में विद्यार्थी ज्ञान तो हासिल कर लेता है, लेकिन आगे क्या कहते हैं, अब मैं नकारात्मक बिंदु की तरफ बढ़ रहा हूं ऑनलाइन एजुकेशन के। आप ये ना समझिएगा कि हम अब केवल और केवल बुराइयां गिना रहे हैं आपको,
क्योंकि मैंने ऊपर ही शीर्षक, मैंने क्या, निरंजन सर ने लिख दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोग इनसे जुड़े होंगे। हासिल तो कर लेता है पर उपरोक्त मानवीय सामाजिक गुणों और सोशल स्किल का उनमें सम्यक विकास नहीं हो पाता है। जो मैं इतनी देर से बातें आपको बता रहा हूं, ज्ञान ही आप ले सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की साझेदारी, सहयोग, सहिष्णुता, परोपकार को नहीं हासिल कर सकते हैं इस ऑनलाइन कैमरे की दुनिया में, ऑनलाइन एजुकेशन में। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के दौर में पहले ही सामाजिक जड़ों से कटते जा रहे बच्चों, युवाओं, खासतौर से स्कूली बच्चों के संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में ऑनलाइन शिक्षा साधक के बजाय बाधक ही बनेगी। पहला नकारात्मक बिंदु शुरू हो गया, जिसको आप अभी तक नहीं सुने थे। सब अच्छाइयां ही हम आपको अभी तक बता रहे थे। क्या है, आइए देखें। अभी मैं देखता हूं कि हम लोग बैठे होते हैं, आप भी इस चीज को अनुभव किए होंगे। हम 3-4 बैठते हैं, हम अपने फोन में, आप अपने फोन में, आप अपने फोन में, एक साथ बैठकर कभी हम एक दूसरे का हालचाल नहीं लेते हैं। सब लोग अपने फोन में, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई ट्विटर पर लगा रहता है। क्या यह सामाजिकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। और हम प्रारंभ से ही अपनी शायद 5वीं या 6वीं कक्षा से ही यह पढ़ते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो कहते हैं कि इस दुनिया में जब हम ऑनलाइन की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हम यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के दौर में हम अपने संतुलित व्यक्तित्व निर्माण को भूल जाते हैं, जो ऑनलाइन कक्षा में नहीं संभव है। अगले पॉइंट पर निरंजन सर का कहना है, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज की बेहतरी पहले लक्ष्य से ही जुड़ा हुआ है। कभी विचार करिए, हम जो पढ़ते हैं, जो हम शिक्षा हासिल करते हैं, क्या केवल नौकरी के लिए, या सरकार हमको एक शिक्षक के रूप में नियुक्त करती है या किसी भी स्तर पर नियुक्त करती है, उसको क्या लाभ मिलता है? हमें वेतन देकर उसको क्या लाभ मिलता है? गवर्नमेंट क्या पाती है? निःशुल्क शिक्षा देती है हमारे समाज को, उसको क्या मिलता है? लेकिन गवर्नमेंट या समाज की एक एक कड़ी जब मजबूत हो जाती है, एक एक बिंदु उसका स्थायी हो जाता है, आप संस्कारवान बनेंगे, आप चरित्रवान बनेंगे, आपका व्यक्तित्व कठिन होगा, तो न चोरियां होंगी, न समाज में छिनैती होगी, एक दूसरे का लोग सहयोग करेंगे। यही वास्तविक लाभ है इस सरकार का, जो एक शिक्षक को नियुक्त करके वह निःशुल्क शिक्षा और पूरा शुल्क उस शिक्षक को देकर आप तक उस शिक्षा को पहुंचाती है। तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य वही निरंजन सर यहाँ बता रहे हैं कि समाज की बेहतरी। बेहतरी से तात्पर्य समाज अच्छाइयों की तरफ बढ़ेगा। जब लोग ही सामूहिकता, सहअस्तित्व एवं सहिष्णुता जैसे सामाजिक गुणों से रहित होंगे, तो ऐसा समाज भौतिक रूप से चाहे संपन्न हो जाए, पर उनमें विसंगतियां होंगी। कैसे होंगी, आइए इस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। निरंजन सर का कहना है, भौतिक रूप से हम संपन्न हो सकते हैं इस समाज से कटकर, जैसा आज भी आप देख रहे हैं। हम नौकरी मिली, अपने व्यक्तिगत परिवार को लेकर 2 कमरे के फ्लैट में कैद हो जाते हैं। 60,000 रुपए वेतन मिलते हैं, 80,000, 1,50,000, 50,000 जो भी मिलते हैं, उसमें अपने जीवन का हम विकास करना शुरू करते हैं। लेकिन आप विचार करिए, अगर आप दोनों प्राणी कामकाजी हैं, दोनों प्राणी से मेरा तात्पर्य है पति और पत्नी, तो बच्चे को कौन देखता है? क्या कोई देखता है? बच्चे को एक दाई के भरोसे हम छोड़कर अपने कार्यालयों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या अपने अपने संस्थानों में कैद हो जाते हैं। क्या बच्चे के अंदर वह भाव विकसित होगा जो अपने दादी, नानी, काकी, चाची के पास रहकर वह उस प्यार को पाकर अपने व्यक्तित्व का विकास करता था? क्या वह हो सकता है? शायद नहीं। या आपका मत जो हो, तो वही चीज यहाँ कहते हैं सर कि हम भौतिक विकास, मतलब द्रव्यगत, धनगत विकास, संसाधनों का विकास, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
बड़े बड़े कार्यालय हमारे स्थापित हो जाएंगे, ऊंची सी अट्टालिका बना लेंगे, लेकिन क्या हम अपना विकास कर सकते हैं? मानस की शांति मिल सकती है, मन शांति हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो समाज की बेहतरी ही वही सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब आगे क्या कहते हैं, पर उसमें विसंगतियां होंगी और कई सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं जब आप एकल रूप से चलते हैं, भौतिक विकास ही करने लगते हैं। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। आप विचार करिए, यदि आप हमारे सामने बैठे होते तो आप एक ही प्रश्न को शायद 10 बार कर सकते हैं, या ऑफलाइन वाले हमारे विद्यार्थी जानते हैं 10, 12, 15, 20 बार। हम अगर 2 घंटे की क्लास में एक ही प्रश्न को सुलझाते हैं तब भी हमें झुंझलाहट नहीं होती है, क्योंकि यह मेरा स्वांतः सुख होता है। और मैं मानता हूं कि स्वांतः सुख को अगर मैं आप तक न पहुंचा दूं, उस विषय को आप तक न पहुंचा दूं, तो कोई मतलब नहीं है हमारे ज्ञान का, हमारे विचार का। क्या यह ऑनलाइन में संभव है कि आप हमसे एक ही प्रश्न को 10 बार पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, अपने स्वांतः सुख को प्राप्त कर सकते हैं? शायद नहीं। तो ऑनलाइन शिक्षा में यह एक सीमा तक संभव है, उसमें कागज लेखी और अर्थात सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन आंखें देखी नहीं मिल सकता है। अभी थोड़ा सा कबीर की साहब की तरफ आप ले चलते हैं। कबीर साहब ने कहा, समाज को जब फटकारा तो क्या कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर के देखी, तू कहता उलझावन हारी, मैं कहता सुलझाई रे। तो सेम वही बातें, ठीक वही बातें निरंजन सर ने कहा। यहाँ पर क्या कहा, आप इस पर विचार करें। उसमें कागज लेखी है। ऑनलाइन शिक्षा में मैं आपसे केवल यहाँ कागज पर लिखी हुई चीजों को बता सकता हूँ। क्या वैचारिक अभिव्यक्ति वैसी हो पा रही है? शायद नहीं। लेकिन जब आप हमारे सामने बैठे होते हैं, प्रत्यक्ष कक्षा में हम होते हैं, तो आंखें देखी अर्थात प्रत्यक्ष हर बिंदु पर हम आपसे प्रकाश डालते हैं। ठीक वही बातें यहाँ पर कही जा रही है। व्यवहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मेडिकल आदि विषयों की पढ़ाई तो प्रयोग, व्यवहारिकता, जानकारी के बिना ना तो मुमकिन होगी ना ही मुकम्मल। मुमकिन और मुकम्मल दो फारसी भाषा के शब्द हैं, जिसका अर्थ है संभव होना। कहते हैं विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएं हम कभी भी ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमें प्रत्यक्ष उपस्थित ही होना पड़ेगा। यही नहीं, यह भी देखा गया कि ऑनलाइन पद्धति में एकाग्रता का समय और एकाग्रता की गहनता अपेक्षाकृत कम होती है। पुनः मैं आपसे कुछ छोटी बातें साझा करता हूं। हमारी ऑफलाइन कक्षाओं में हम 2.5-2.5, 3-3 घंटे तक बिना ब्रेक लिए कक्षाएं चला करते थे। बच्चे तल्लीनता के साथ उस चीज को अनुभव भी किया करते थे, अर्थात पढ़ा भी करते थे। लेकिन क्या ऑनलाइन में ऐसा संभव है? अभी मैं स्टूडियो में पहुंचा तो कुछ हमारे सहयोगियों ने हमें सलाह दी कि सर आधे घंटे की कक्षा रखी जाए तो ज्यादा उपयोगी होगी। यह उनका नहीं दोष है, यह उनका अनुभव है कि आज तक जो भी हमारे स्टूडियो में क्लासेस बनी, जो भी रिकॉर्ड की गई, उसमें हमें फीडबैक क्या मिला, वह कार्य का अनुभव है। वह कार्य का अनुभव बोला कि हम 1 घंटे तक सतही स्तर पर इस कैमरे के ज्ञान को नहीं ले सकते। मन मस्तिष्क हमारा भटकता रहेगा, भागता रहेगा, चंचल चित्त हो जाएगा, इसलिए छोटी कक्षा रखी जाए। ठीक वही चीजें हम बता रहे हैं। और क्या ऑफलाइन में हम 2.5 घंटे नहीं बैठते थे? बैठते थे, बिल्कुल बैठते थे। तो वही चीजें एकाग्रता ऑनलाइन पद्धति में एक समय सीमा तक ही निश्चित हो पाती है। एक बड़ी एकाग्रता हम नहीं स्थापित कर पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन पद्धति में क्या और है, एकाग्रता की गहनता अपेक्षाकृत ऑनलाइन शिक्षा में परीक्षा को लेकर भी समस्याएं होती हैं, जिसकी मीडिया में लगातार चर्चा होती है। आधुनिक युग में शिक्षा का एक उद्देश्य रोजगार भी है, पर विशुद्ध ऑनलाइन शिक्षा में यह इसमें बहुत कारगर साबित नहीं होता है। अब एक बात आप पूछती है कि विशुद्ध ऑनलाइन कक्षा क्या है?
विशुद्ध ऑनलाइन कक्षा का अर्थ यह है कि केवल आप ऑनलाइन पढ़ते हो, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी ऑफलाइन कक्षा, प्रत्यक्ष कक्षा आपने नहीं हासिल की है, नहीं आपने अटेंड किया है, नहीं आपने उसको लिया है ऑफलाइन कक्षा, तो वह परीक्षा के उद्देश्य से भी मुश्किल है, ज्ञान के उद्देश्य से भी मुश्किल है। आज मल्टीटास्किंग के दौर में पूरे किताबी ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान व सोशल स्किल को महत्व दिया जा रहा है। फिर वही बातें जो मैं संस्कार शाला के माध्यम से आपको बताना चाहता था कि क्या हमें केवल ABCD पढ़ लेना है, क्या हमें केवल वर्णमाला पढ़ लेना है, क्या हमें केवल किताबी ज्ञान पढ़ लेना है, या कोरी किताबी ज्ञान, क्या संस्कार को भूल जाना है, अपने समाज को भूल जाना है, अपनी व्यवहारिकता को भूल जाना है, अपने विचारों को भूल जाना है? नहीं, भले ही वह आपको ऑनलाइन कक्षा में ना मिल पाए, लेकिन हम भूल नहीं सकते हैं, नहीं तो समाज टूट जाएगा, उसकी हर कड़ी नष्ट हो जाएगी और हम अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज लोगों को हमारी जरूरत है, एक समय ऐसा आएगा कि आपको लोगों की जरूरत होगी, तब आप कहाँ जाएंगे? इसलिए नहीं, समाज के संस्कारों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। अमेरिका जैसे देश में भी जहां ऑनलाइन से जीवन का हर क्षेत्र संचालित होता है, वहां भी उच्च शिक्षा की बहुत अधिक फीस होने के बावजूद विद्यार्थियों की यही कामना होती है कि वो कक्षीय पढ़ाई करें। निरंजन सर से मैं माफी मांगना चाहूंगा, अगर शायद यह वीडियो हमारा उन तक भी पहुंचे। अमेरिका नहीं सर, मैं मानव जाति की बात करता हूं, यदि वह चंद्रमा पर भी हो, दूसरे ग्रह पर भी हो। अमेरिका नहीं मैं बात कर रहा हूं, पृथ्वी नामक ग्रह को छोड़कर मैं अन्य ग्रह की बात कर रहा हूं। यदि मानव है तो मानवीय संवेदनाओं के बिना वह नहीं चल सकता है। और मानवीय संवेदनाएं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, आपकी बातों का मैं थोड़ा सा विवरण कर रहा हूं, यह मानवीय संवेदनाएं आपको ऑनलाइन कक्षा में नहीं मिल सकती है। तो ऑफलाइन के लिए अधिक नहीं, कितनी भी फीस देनी पड़े, ऑफलाइन के लिए लोग पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे और रहेंगे। यही आज तो हम 2 घंटे 4 घंटे के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं लेते हैं। हमारे समाज में गुरुकुल की भी परंपरा रही है, जहां हम अपने 1/4 जीवन को गुरुकुल में बिता लिया करते थे। फिर जैसी चमक, जैसी धार आप पर आती थी, आप जैसी चमक प्राप्त करते थे, शायद ही वो आज के समाज में संभव है। अब अगले बिंदु पर देखें। हालांकि हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड आदि विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म एडेक्स, कैसोरा, यूडेसिटी उपलब्ध है। यह सब वहां की ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्थाएं हैं, जिस पर हमारे चर्चा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जिस विषय को लेकर मैं आया हूं, उसी विषय को फिर ऑनलाइन को एकदम खारिज कर दिया जाए? प्रश्न पूछते हैं सर। निरंजन सर का अगला प्रश्न है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा को खारिज किया जाए? परिणाम की तरफ, हम उपसंहार की तरफ पहुंच रहे हैं। नहीं जी नहीं, संभव नहीं है। काम धंधे वालों किसके लिए बहुत उपयोगी है। अब ऑनलाइन शिक्षा की महत्व की बात कर रहे हैं। जो काम धंधा जीविका के लिए अपने कार्यालयों में, अपने मिलों में, कारखानों में, खेतों में काम करता है, क्या उसका पढ़ने का अधिकार नहीं है? है। जो दूर दराज है, नहीं संभव है कि आपकी प्रत्यक्ष कक्षा में उपस्थित हो पाए, तो वह काम धंधे वाला व्यक्ति भी ऑनलाइन शिक्षा लेने का पूरा अधिकारी है और नेता है। काम धंधे वालों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी, जिनके लिए नियमित शिक्षा लेना कठिन है। नए किस्म के रोजगार पाने या प्रमोशन आदि में ऑनलाइन शिक्षा मददगार है। अब इसके हम पॉजिटिवनेस पर पहुंच रहे हैं, इसके सकारात्मक बिंदुओं पर पहुंच रहे हैं। यही नहीं, परंपरागत कक्षीय शिक्षा वाले छात्रों के लिए एड ऑन के रूप में विभिन्न देशी विदेशी ऑनलाइन कोर्स उनके ज्ञान कौशल में बढ़ोतरी कर सकेंगे। अगर हम देश विदेश के कुछ ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, जहां हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं उपस्थित हो सकते हैं, तो उसमें ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। खास तौर से गरीब और सुदूर इलाकों के छात्रों के लिए, जिन्हें समृद्ध पुस्तकालय या अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, उनके लिए श्रेष्ठ संस्थानों द्वारा तैयार ऑनलाइन अध्ययन सामग्री वरदान साबित होता है। जो सुदूर इलाके के हैं, गरीब हैं, जो
अपने व्यय का वहन नहीं कर सकते हैं, यहाँ के व्यय को नहीं वहन कर सकते हैं, उनके लिए, दूर दराज बैठे ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा किसी वरदान से कम नहीं है। अगले बिंदु पर कहते हैं कोविड-19 के मौजूदा संकट में जब तक हमें कोरोना के साथ जीना है, ऑनलाइन शिक्षा के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, कोई और चारा भी नहीं है। शायद इसी कारण से मैं भी आपके सामने उपस्थित हो पा रहा हूं कि कोविड-19 महामारी में ऑनलाइन शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक बंद कमरे के माध्यम से हम आपको शिक्षा दें, एक बंद कमरे में आप शिक्षा ले सकें, यह ऑनलाइन शिक्षा को ही हम वरीयता दे सकते हैं, यही ऐसा कर सकती है, और कोई माध्यम हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत है, नहीं मामा से मजबूरी में काना मामा ही सही, जिसको आप ऊपर शीर्षक एक नकारात्मक बिंदु के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सामान्य समय में भारत के सम्यक विकास के लिए ऑनलाइन शिक्षा परंपरागत कक्षीय शिक्षा के सपोर्टिंग टूल के रूप से ज्यादा लाभकारी है। अंत में निरंजन सर का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा, निरंजन सर इस विचार को अपने अंतर से लिखे हैं, मेरा अपना ऐसा मानना है, पता नहीं क्या है उनके मन में। कहते हैं यह ऑनलाइन शिक्षा सपोर्टिव है, सहयोगी है। कब? जब महामारी नहीं हो, स्वच्छ वातावरण हो, सब बढ़िया हो, तो हम ऑफलाइन में अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कक्षा करें और कुछ बिंदुओं को ऑनलाइन देख लें, तो यह सपोर्टिव टूल्स है। सपोर्टिव टूल से तात्पर्य सहयोगी उपकरण जैसा बस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज हम इसी विषय को, केवल निरंजन सर के विषय को आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से आप तक पहुंचे, जिसमें हमारा एक बड़ा उद्देश्य, बड़ा लाभ और हानि दोनों पक्ष छिपा हुआ था। एक तो ऑनलाइन शिक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों ली जाए, दूसरा बिंदु, क्या ऑनलाइन शिक्षा हमारे लिए लाभकारी है, क्या नहीं है, यह मेरा अपना मत नहीं है। मैं केवल व्याख्याता के रूप में निरंजन सर के एक केवल विचार को, जो संपादकीय के रूप में कभी छपा था दैनिक जागरण के आज के 20-25 दिन पहले, केवल उन्हीं विचारों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम रहा। बाकी बातें आपके ऊपर, स्वीकार करें, अस्वीकार करें, ग्रहण करें, नकार करें, मर्जी आपकी। धन्यवाद।